अच्छा, अब इसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म, वेयर इसमें हमारे पास y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x हमारे पास क्या होगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ए जो होता है हमारे पास, ये हम इसको कहते होते हैं इंटरसेप्ट टर्म। इंटरसेप्ट टर्म है, यहाँ आप इसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट ऑफ x। ठीक है ना, यहाँ इसको हम कहते होते हैं रिग्रेशन कांस्टेंट, कि ये रिग्रेशन कांस्टेंट है। और बी आपके पास क्या होता है, हम इसको कहते होते हैं स्लोप। स्लोप कहते हैं, यहाँ इसको रिग्रेशन कॉफिशेंट बोलते होते हैं। ठीक है ना, इनके नाम आपने याद रखने हैं, ये सारे नाम मतलब उसमें आपका एमसीक्यूज़ में आएंगे। और उसके बाद ई आपके पास क्या है, एरर टर्म। अब मैं आपकी आप जो इसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ। जैसे ये देखें, ये वाला मॉडल है ना, इसमें मैं एक इसमें लेता हूँ फर्टिलाइज़र और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है, इसको हम वाई कह लेते हैं, इसको हम एक्स कह लेते हैं। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ की। क्या रियल लाइफ में ये वाला जो मॉडल है वो पॉसिबल है? कैसे, मतलब मैं इसको थोड़ा लोकल अंदाज से बताता हूँ कि आप अगर किसी खेत में अगर आप फर्टिलाइज़र यानी कि खाद डालते जा रहे हैं, तो क्या वहाँ से हमें प्रोडक्शन हासिल होना शुरू हो जाएगी? यानी ये खेत है ना, एक प्लॉट है, आप उसमें खाद डालते जा रहे हैं, तो क्या वहाँ से हमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी? नहीं ना, हमें और भी वेरिएबल्स जो उसमें जो शामिल करने पड़ेंगे, बीज जो बोना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि उसमें अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे सिंपल रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की, तो हम बाकी वेरिएबल्स का इफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी वेरिएबल का इफेक्ट शो कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मतलब हमें अक्सर औकात क्या होता है कि हमें सिर्फ आप एक वेरिएबल की जो ना उसमें देख रहे होते हैं कि इसका क्या जो जो इम्पोर्टेंस है। जैसे सिर्फ खाद की देख रहे हैं कि खाद का जो हमारे ना प्रोडक्शन पे क्या जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको फिर आप शो नहीं करवाएंगे, लेकिन वो मॉडल में मौजूद रहेंगे। क्योंकि अगर मॉडल में मौजूद नहीं होंगे तो मॉडल तो आपके पास वो बेकार हो गया, मतलब मॉडल वर्क ही नहीं कर सकता। एक प्लॉट है, उसमें आप खाद डाली जा रहे हैं, आप खाद डाली जा रहे हैं, आपको प्रोडक्शन मिलती जा रही है, तो इसको कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। तो जो एरर टर्म है ना, ये वो उन तमाम वेरिएबल्स का अहाता कर लेती है, यानी कि जो मॉडल में हैं लेकिन वो हम उनको शो नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लीनियर जो है वो रिलेशनशिप की वजह से। तो इसलिए जो एरर टर्म है उसका मॉडल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मॉडल की इंटरप्रटेशन जो मॉडल के मकसद को पूरा कर देती है। दूसरा, अगर कोई भी, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि मॉडल पे कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पैरामीटर्स पे असरअंदाज नहीं होगी, वो एरर टर्म पे असरअंदाज होगी। इसलिए ये जो एरर टर्म मौजूद होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अगर हम अपना ग्राफ देखते हैं ना इसका रिग्रेशन का, तो वो लीनियर फॉर्म में होता है, और दूसरा वो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता है। अब इसकी मैं आपको जो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों। आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 0 होती है, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। ऐसे ही है, इसका मतलब है कि अगर x में 0 यूज़ करता हूँ, x मैंने क्या लिया हुआ है, फर्टिलाइज़र। अगर किसी खेत में मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालता, खाद नहीं डालता, तो क्या मेरी प्रोडक्शन 0 आएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि खाद के अलावा मैं बाकी सब चीज़ें तो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये एरर टर्म की वजह से बाकी वेरिएबल तो मौजूद हैं। तो जब मैं खाद ज़ीरो करूँगा, बीज भी बो रहा हूँ, उस पर पानी भी लगा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन आएगी मेरे पास। ठीक है ना, इसलिए जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की जो वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो दरअसल क्या होती है आपके पास, वो a की वैल्यू होती है, जिसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ x। मतलब इसमें कोई रोल नहीं है हमारे x का, वो खुद ब खुद ही आई है। मैं दूसरी एग्जांपल से बताता हूँ अब आपको। आप पेपर देने गए हैं, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बुक की नहीं परचेज़ की आपने, तो एमसीक्यूज़ जो आपको आएंगे 20, उसमें से कोई 2 4 5 10 तुक्के लग सकते हैं ना आपके। मतलब 100 आपके एमसीक्यूज़ हैं, आपने सारे तुक्के लगा दिए, कोई 15 20 नंबर तो आपके आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसमें आपका जो एक्स जो था, स्टडी आवर्स, वो तो आपने ज़ीरो किए हैं, तो आपकी तो फिर ज़ीरो आने चाहिए थे मार्क्स, हालांकि ज़ीरो नहीं आ रहे। वो जो मार्क्स आए हैं उसमें आपके ये एक्स वेरिएबल का कोई हिस्सा नहीं है, यानी कि आपके जो स्टडी आवर्स हैं उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो जो एक्स से आज़ाद हों, जिस पर एक्स असरअंदाज ना हो रहा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वाली जो वैल्यू है वो कहलाती है आपके पास इंटरसेप्ट ऑफ एक्स, यानी कि ए, जिसको हम रिग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं।
अब इसके नाम पे गौर करें, रिग्रेशन कांस्टेंट, कि ये रिग्रेशन में कांस्टेंट है, इस पर रिग्रेशन अपना असर नहीं कर रही, ठीक है ना। रिग्रेशन इसको डंग मार रही है, लेकिन उस डंग का इसको कोई असर नहीं है, क्योंकि उन पर आ रही कोई नहीं, मतलब एक्स की तो वैल्यू पहले ज़ीरो है, इससे और कम क्या हो सकती है। तो एक्स की ज़ीरो वैल्यू पे जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इसका होगा इंटरसेप्ट। अब हम आते हैं स्लोप की तरफ। स्लोप के मीनिंग वैसे ये वाले होते हैं, जो इस तरह की फॉर्म में उसको स्लोप कहते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आती है हम उसको स्लोप बोलते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो एवरेज चेंज आ रही है हम उसको क्या कहते हैं, स्लोप बोलते हैं। जैसे अगर एक की बजाय मैं ज़्यादा की बात करता हूँ, 10 से 20 पे गए हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में ये y है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें क्या चेंज आई है, वो ये 20 से 35 पे चला गया। कितनी चेंज आई है, ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड अ स्लोप, ये रिग्रेशन कॉफिशेंट है। 20 से 30 पे गए हैं, कितनी चेंज आई है, ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड अ स्लोप। 0 से हम इस पे गए हैं तो ये वाली चेंज आई है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्लोप। तो ये सारी आपके पास स्लोप कहलाएंगी। स्लोप का मतलब क्या है, बी। ठीक हो गया। तो ये ए और बी की इंटरप्रिटेशन में ये मैंने आपको ग्राफिकली बता दी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ए क्या होगा, रिग्रेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई इफेक्ट ना रखता हो, वो ज़ीरो इफेक्ट रखे, यानी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ताल्लुक ना हो, आप उसको मार्क्स वाली एग्जांपल दें, फर्टिलाइज़र वाली एग्जांपल दें। और दूसरा आप ये बताएंगे कि जब अगर 10 किलो खाद यूज़ कर रहे हैं तो 20 किलो आपकी गंदम आ रही है। अगर आप 11 किलो खाद यूज़ करेंगे तो फ़र्ज़ करें आपकी गंदम कितनी आई है, 22 किलो। तो 1 किलो बढ़ाने से हमारी जो कितनी गंदम बढ़ी है, 2 किलो। तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये 2 होगी। तो ये होती है आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट।